अब बात करते हैं अम्लों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया की। देखिए धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया की, अम्ल के साथ अभिक्रिया हम चेक करेंगे। तो अगर कोई भी धात्विक ऑक्साइड जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, कैसे अम्ल से? तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, तो तनु अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद ये लवण का निर्माण करते हैं और उसके बाद जल का निर्माण करते हैं। देखिए, दुनिया के जितने धात्विक ऑक्साइड होते हैं सब के सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, अगर कोई भी क्षारीय प्रकृति का पदार्थ मतलब क्षारीय अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सीधी सी बात है, लवण का निर्माण होगा। तो देखिए, धात्विक ऑक्साइड में मान के चलिए हम लोग सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दें, सोडियम ऑक्साइड का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दें, तो ये काफ़ी आसानी से सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा और उसके बाद ये जल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? जल का निर्माण करेगा। इसी तरीके से, अच्छा, ये सोडियम ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम तनु नाइट्रिक अम्ल से करा दें, HNO3 से करा दें, तो ये काफ़ी आसानी से मैग्नीशियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा और उसके बाद ये जल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट और जल का निर्माण करेगा। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट। और ये भी क्या है? एक लवण है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है क्षारक के साथ, किसके साथ? क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखिए जरा क्या कहता है ये। कहता है, जरा चेक कर ले, एक चीज चेक कर ले, बिल्कुल सही है ना? अन्यथा पता चले कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलिए देखिए, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो क्या कहता है? जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो ये लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? लवण कमा जल का निर्माण करते हैं। क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड बना क्या? लवण और जल। अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं भाई? अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के। इसीलिए ये अम्लीय प्रकृति का अधात्विक ऑक्साइड क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल का ही निर्माण करते हैं। देखिए कैसे। अगर मान के चलिए ये क्षारक में हम कास्टिक सोडा ले रहे हैं, NaOH, है ना? कास्टिक पोटास KOH भी आप ले सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड में जैसे मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड से हमने रिएक्शन कराया। जैसे रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है और उसके बाद कुछ मात्रा में जल का भी निर्माण होता है। इसी तरीके से अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद होगा आपको, चूना जल का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं जो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों क्या है? लवण है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अब एक बात याद रखिएगा, यहां लिख देते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। सभी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं। अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं।
अब देखिए इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लोग लॉफिंग गैस भी कहते हैं, N2O, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, अर्थात ना तो ये अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए अब आपसे सवाल है, और सवाल पूछा भी गया है कई बार आपसे, कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, या क्षारक का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो देखिए इस दुनिया के जितने अम्ल होते हैं वे सब के सब H+ आयन डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमने H2SO4 लिया है, तो H2SO4 का जलीय विलयन मतलब H2O इसमें ऐड होगा। तो जलीय विलयन से जैसे ही हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ये H+ और फिर SO4 के रूप में टूटता है। ठीक है, तो ये क्या दिया, ये दिया हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन जिसको धनायन भी कह सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन डोनेट किया। तो अम्ल क्या डोनेट किया, हाइड्रोजन आयन। तो कहेंगे कि अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन डोनेट करता है। तो इसका आंसर लिख देते हैं, लिखते हैं अम्ल का जलीय विलयन, जलीय विलयन आसानी से H+ आयन डोनेट करता है, H+ आयन डोनेट करता है, इसलिए यह अर्थात क्या, अम्ल का जलीय विलयन, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन या इसलिए यह विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, किसके कारण जी, H+ आयन के कारण। किसके कारण, H+ आयन के कारण। अब देखिए अब सवाल ये है कि भाई क्षारक का जलीय विलयन क्यों। तो यहाँ हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया, तो H+ दिया। अब ये क्या देगा भाई, कोई भी क्षारक एक ले लो, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, और अगर इससे भी विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित कराएंगे, ये काफ़ी आसानी से K+ और OH- के रूप में टूटेगा। जैसे ये OH- के रूप में टूटेगा तो ये OH- मतलब हाइड्रोक्सी आयन, कौन सा आयन, हाइड्रोक्सी आयन डोनेट करने के कारण इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू, मतलब कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू कर देता है। तो कह सकते हैं हम आंसर में क्या कह सकते हैं कि क्षारक, यहाँ क्या लिखे हैं, अम्ल है ना, और यहाँ क्या है, क्षारक। तो अम्ल क्या दे रहा है, H+, क्षारक क्या दे रहा है, OH-। तो उसी तरीके से लिखेंगे कि अम्ल जैसे क्षारक का जलीय विलयन आसानी से OH- डोनेट करता है, क्षारक का जलीय विलयन, जलीय विलयन आसानी से OH- आयन डोनेट करता है, इसलिए यह विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। अब सवाल ये है कि क्या H+ आयन डोनेट नहीं करेगा या OH- आयन डोनेट नहीं करेंगे ये अम्ल या क्षारक, तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए H+ आयन का या OH- आयन का एक जगह से दूसरी जगह चलना काफ़ी आसान, मतलब कि काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ नोट लिखिएगा, यहाँ अब क्या करिएगा आप, एक नोट लिखिए। क्या नोट लिखिए, देखिए ग्लूकोज कमा यूरिया, ग्लूकोज कमा यूरिया, है ना। एक और बात कि अल्कोहल, ये भी है ना, हालांकि उच्च क्लास में जाएंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि अल्कोहल H+ आयन डोनेट करता है, लेकिन 10th में आपको यहाँ पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल थ्योरी के अनुसार कि ग्लूकोज, यूरिया और अल्कोहल जल में घुलकर H+ आयन डोनेट नहीं करते हैं,
H प्लस आयन डोनेट नहीं करते हैं, इसलिए ग्लूकोज या यूरिया या अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत के सुचालक या विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अर्थात ये विद्युत के सुचालक भी नहीं होते हैं, चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए इसको नोट करिए और फिर आगे की बात करते हैं। अब देखिए, आपको पढ़ना है डाइल्यूशन यानी तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है तनी ऐसा करना, मतलब कम करना। क्या करना? कम करना। किसकी मात्रा को कम करना? मतलब अम्ल या क्षारक की मात्रा को कम करना। तो डाइल्यूशन में क्या करते हैं? जल में अम्ल को या क्षारक को मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद अम्ल का H प्लस आयन की सांद्रता और क्षारक का OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी आ जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि जल में, किसमें? जल में, अम्ल में नहीं, जल में। अभी सवाल आएगा, है ना, कि जल में अम्ल को मिलाते हैं जबकि अम्ल को जल में नहीं मिलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा बदन जल सकता है। अगर जल में अम्ल को डालें तो सुरक्षित है ना, उसको मिलाते रहेंगे, तनुकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर अम्ल में जल को डालें तो अम्ल उछल करके बाहर आ सकता है, आपका फेस जल सकता है, आपका कपड़ा जल सकता है, तो इसमें खतरा है ना। ये सवाल पूछा भी गया है। जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर अम्ल के H प्लस और क्षारक के OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। तनुकरण कहा जाता है। जैसे अगर ये अम्ल है और इसमें आप मान के चलो क्षारक मिला रहे हो, है ना, कोई सांद्र अम्ल है, उसमें क्षारक नहीं, जल मिला रहे हो, है ना, तो क्या कर रहे हो आप? H प्लस आयन की सांद्रता में कमी कर रहे हो। H प्लस आयन की सांद्रता में कमी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल में क्या होता है? अम्ल में H प्लस आयन होता है और जल की मात्रा मिलाइएगा, इसकी मात्रा में कमी आएगी। जैसी कमी आएगी तो वही बात हम लिखे हैं, H प्लस आयन की सांद्रता में कमी। अगर मान के चलो आप क्षारक में अम्ल मिला रहे हो, है ना, क्षारक में, अम्ल बार बार आ रहा है, तो क्षारक में जल मिला रहे हो, तो क्षारक में क्या होता है? OH माइनस आयन की सांद्रता होती है। तो अगर क्षारक में जल मिलाएंगे तो OH माइनस आयन की सांद्रता में क्या करेंगे? आप कमी कर देंगे। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। और जो अम्ल में जल मिलाने के बाद, मतलब जल में अम्ल मिलाने के बाद या जल में क्षारक मिलाने के बाद जो अम्ल या क्षारक बनते हैं, वैसे अम्ल को हम लोग तनु अम्ल कहते हैं और वैसे क्षारक को हम लोग तनु क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु क्षारक कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब सवाल पूछा जाता है कि जल में अम्ल को मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में जल को। ऐसा क्यों? तो अभी हमने आपको जवाब दिया भी कि जब जल में अम्ल को मिलाते हैं और उस विलयन को थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो उसकी सांद्रता ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और ये काफ़ी धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो जाती है
और मतलब हमारी बॉडी जलने से बच जाती है। लेकिन जैसे ही अम्ल में जल को डालते हैं तो अम्ल के कण उछल करके हमारे शरीर पर आ जाते हैं, जिससे हमारे कपड़े, हमारे बदन जल जाते हैं। और ये एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो इसमें और ज़्यादा खतरा बना रहता है। दूसरी बात ये होती है कि ये एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि फेस का जलना। फेस अगर जल गया अम्ल से तो बताओ भाई, जैसे एसिड अटैक आपने सुना होगा। एसिड अटैक में क्या होता है, केवल फेस पे या बदन पे लोग एसिड फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कतई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फेस इससे जल जाता है, इंसान का चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाथ से तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए अम्ल को। क्यों? क्योंकि सांद्र अम्ल को, वो भी सांद्र अम्ल। क्यों? क्योंकि जला देगा, हाथ को क्या करेगा, जला देगा। तो चलिए इसको नोट करिए और आगे देखते हैं, है ना। लेकिन इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और फिर आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।